signal analysis of the BJT. So far we have discussed the DC analysis and biasing stability. Now we comes to the small signal analysis, and we know that in the small signal analysis जो कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, ये जो C1 होते हैं और C3 जो बाईपास कैपेसिटर होता है, ये क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, सॉरी ओपन सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, एंड जितने भी डीसी सोर्स होते हैं उनको हम ग्राउंड कर देते हैं और हम एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट को क्या करते हैं, हम फिर से हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं. सो आफ्टर sorting the capacitors and grounding the DC sources, let's draw this is a rough DC AC equivalent. If we arrange this properly, then this is the AC equivalent circuit of the arrangement that is given above. Okay, तो इस तरीके से हमने लिख दिया. और अब हम क्या करते हैं, स्मॉल जो AC इक्विवेलेंट है उससे हम एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं. तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जो कि ऐसा दिखेगा. और फिर यहाँ से हमें जो भी हमें AC मॉडल की ज़रूरत है उसमें हम जाएंगे, वेदर इट इज़ RE और N, विच हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इक्विवेलेंट मॉडल्स क्या होते हैं? एन इक्विवेलेंट मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स properly chosen to best represent the actual behavior of the device under a specific operating point. So there are 3 types of the equivalent models. First is hybrid model, second is RE model, and third is hybrid pi model. Okay, for the small signals. Now let's switch again. So hybrid model, सबसे पहले हम hybrid model को डिस्कस करते हैं, where we calculate the H parameters. H parameter means hybrid parameters. So H parameter में क्या होता है? We know that in a 2-port network, in a H parameter V1 and I2 are dependent, whereas I1 and V2 are independent. So V1 को जो dependent quantity है, जो कि V1 और I2 है, which could be written in terms of the I1 and V2. Similarly, I2 could be written in terms of the I1 and V2. So let's write that. So from there I can write that dV1 is equal to, और सिंपल बात है कि हमने जैसे पहले किया था कि अगर इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि dV1 अपॉन डेल V1 इज इक्वल टू dI1 अपॉन डेल I1 इज इक्वल टू dV2 अपॉन डेल V2. और फिर हम क्या करेंगे कि जो डेल V1 है उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को इस रूप में लिख सकते हैं. सिमिलरली फॉर द I2 मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि dI2 अपॉन डेल I2 इज इक्वल टू dI1 अपॉन डेल I1 इज इक्वल टू dV2 अपॉन डेल V2, एंड देन आई वुड शिफ्ट द डेल I2 इन दिस साइड. सो इन दिस फैशन आई वुड गेट दिस डेल V1 अपॉन डेल I1. तो ये क्या हो जाता है, इम्पीडेंस H11, डेल V1 अपॉन डेल V2, दिस इज अ voltage gain, or in a more specific term this is a forward voltage gain. Then I2 upon I1, this is a V1 upon V2, this is a reverse voltage gain. Okay, V1 upon V2 है. I2 upon I1, this is a forward current gain, and I2 del I2 upon del V2, this is a kind of admittance. Okay, so from here अब जब भी हम यहाँ पे डिस्कशन में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने DC बाइस किया और उसके ऊपर हम AC सिग्नल भेज रहे हैं. तो बेसिकली AC सिग्नल क्या है, ये काइंड ऑफ डेली है कि DC के ऊपर कितना है वही. तो इस dV1 को मैं इजीली जितना भी D के टर्म में लिखा हुआ है वो क्या है, मेरा AC है कि DC के ऊपर कितना डेल V है. ठीक है, डेल V1 का मतलब सिंपल टर्म्स में AC वाला टर्म कितना है. ठीक है, तो AC में लिख सकता हूँ मैं. तो डेल V1 को मैं स्मॉल V1 AC वाला टर्म लिख दूँगा, डेल I1 को मैं स्मॉल I1, डेल V2 को मैं स्मॉल V2, और ये लिख के मैं I would rewrite these equation number 1 and 2, which could be written as this कि V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2, and I2 is equal to H21 I1 H22 V2. Okay, and this could be replicated for the common base emitter and collector. Remember this, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम H पैरामीटर में क्या कर रहे हैं, V1 and I2 are the डिपेंडेंट क्वांटिटीज. और अब इसी तरीके से हम रख ही सकते हैं कि जब V2 0 है तो
तो V2 जीरो जब है तो V2 जीरो है तो हम दो क्वांटिटी HI और HF कैलकुलेट कर सकते हैं। HI का मतलब क्या है, H11, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो H11 जो है ना उसको मैं HF भी लिख सकता, कहाँ गया, इसको मैं HI भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HR लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HF लिख सकता हूँ। और इसको मैं कितना लिखता हूँ, H0 लिख सकता हूँ, ठीक है। सिंपल बात है। तो वही है कि जब मैं V2 को जीरो पुट करता हूँ, V2 को जीरो किस तरीके से किया जा सकता है, बाई कनेक्टिंग अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद द सोर्स सर्किट आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है। V2 को जीरो रखा तो मेरे को HI और HF मिल गया। एंड व्हेन I1 इज कैप्ट जीरो, जब मैंने I1 को जीरो रखा देन आई वुड गेट द HR एंड HO, ओके। सो बेसिकली what I want to say that I could write in this fashion also, which, तो अगर मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आई नो दैट दिस इज अ KVL इक्वेशन, द नंबर वन इज KVL इक्वेशन एंड दिस इज अ KCL इक्वेशन। सो KVL इक्वेशन में जहाँ पे वोल्टेज होता है तो मैंने KVL इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से कर दिया, KCL इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन मैंने इस तरीके से कर दिया। व्हेन आई कंबाइन द बोथ द अरेंजमेंट दैट आई वुड गेट द AC इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस फैशन, वेयर HI यहाँ पे क्या है, HR इंटू V2, यहाँ पे कितना HF इंटू I1 इज दिस, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 है। दिस इज H0 देन I2 यहाँ से आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ अगर मैं टू पोर्ट अरेंजमेंट में मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, HIB, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका एनालिसिस करता हूँ फॉर दी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इन जनरल अरेंजमेंट के लिए मैं H पैरामीटर्स का एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग H पैरामीटर। H पैरामीटर को मैं एनालिसिस करके क्या लिखता हूँ, मेरा यहाँ पे VS है, RS है और ये मेरा ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल है, ठीक है। HI HR इंटू V2 वोल्टेज, ठीक है। HF इंटू I1 यहाँ पे H0 Z0। तो मैं करंट गेन तो क्या होगा, मेरा करंट गेन कितना हो जाएगा, मेरा IL अपॉन I1, ठीक है। तो करंट गेन मेरा कितना हो जाएगा, IL अपॉन I1। तो IL को मैं -I2 भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -I2 अपॉन I1, करंट गेन हो गया ये मेरा। एंड फ्रॉम द सर्किट आई कुड राइट V2 एज IL इंटू RL और सिंपली V2 इज इक्वल टू -I2 इंटू RL। सो अगर इस V2 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूँ इसमें, देन आई वुड गेट द I2 इज इक्वल टू HF I1 और प्लस H0 और V2 का वैल्यू कितना, -I2 इंटू RL। इसको मैंने जब पुट किया तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 4 था वो उसको इस फॉर्म का बन गया और इस इक्वेशन से मैं आराम से I2 का वैल्यू I1 की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। और सिंपली आई कुड से दैट आई कुड इजीली कैलकुलेट द I2 अपॉन I1 और AI इज इक्वल टू मेरा ये आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल, नॉट मच, कोई परेशानी नहीं है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकेंड चीज़ मैं जो कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो है मेरा वोल्टेज गेन, जो कि कितना है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज विच इज V2 अपॉन V1, ओके। सो V2 को मैं आराम से लिख सकता हूँ I2 इंटू RL अपॉन V1, ओके। और V1 को मैं कितना लिख सकता हूँ, V1 का है, V1 एरा, V1 को मैं लिख सकता हूँ कि I1 इंटू ZI, इजंट इट। भाई मैं V1 को कितना लिख सकता हूँ, V1 को मैं I1 टाइम्स ZI लिख सकता हूँ ना, इनपुट इम्पिडेंस, तो मैंने वही लिखा। या तो मैं लिख सकता हूँ या फिर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, I2 जो है, I2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, I2 को मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ कि -AI इंटू I1। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि AV इज इक्वल टू AI टाइम्स RL अपॉन ZI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल एवरीवेयर। कि जब आपके पास करंट गेन हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वोल्टेज गेन विद द हेल्प ऑफ द लोड रेजिस्टेंस एंड the input impedance. Similarly, you can easily calculate the current gain from the voltage gain, okay. Now ZI का वैल्यू कितना है, ZI का वैल्यू फॉर द टाइम बिंग ये पुट कर रहे हैं, आगे हम कैलकुलेट करेंगे ZI किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब मैंने इसका वैल्यू पुट किया तो मेरे को AV का वैल्यू ये मिल जाता है।
ठीक है। डेल्टा एच जो यहाँ पे है, डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एच आई एच जीरो माइनस एच आर इंटू एच एफ, ठीक है। बेसिकली जो हमारा एच मैट्रिक्स था उसमें ये माइनस ए, ठीक है, एच आई इंटू एच जीरो माइनस एच एफ इंटू एच आर। पावर गेन इज वेरी सिंपल, ए आई इंटू ए वी, करंट गेन और वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर गेन आ जाएगा हमारा। इनपुट इम्पीडेंस की, अब हम इनपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वी नो दैट वी वन इज इक्वल टू, आई कुड राइट आई वन इंटू जेड आई, तो जेड आई सिंपली वी वन अपॉन आई वन। सो अगर मैं वी वन का एक्सप्रेशन जो है, मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो है कि एच आई वन प्लस का एच आर, यहाँ पे आई टू था, यहाँ पे सॉरी वी टू था, वी टू का वैल्यू मैंने पुट किया आई टू इंटू आर एल, देन फर्दर सिंप्लीफाई आई वन, तो आई टू की टर्म्स में आ गया, आई टू को मैंने ए आई इंटू आई वन लिख दिया, तो वी वन अपॉन आई वन को ये इस टर्म्स में आ गया। व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ ए आई इंटू इट देन आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ जेड आई इन दिस फैशन। एरा आउटपुट इम्पीडेंस को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमारा जो इनपुट है उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, मतलब वी एस को 0 पुट कर दूंगा एंड आई वुड ओपन सर्किट दी लोड। सो सिंपली द आउटपुट इम्पीडेंस वुड बी व्हाट, V2 upon I2. So if I write the equation of I2 is what? I2 is equation HF I1 plus का H0 into V2. Okay. And from this particular equation, if I know that V0 तो हमारा जो Vs था उसको तो मैंने 0 रख दिया, तो मेरा ये इक्वेशन बचा। अगर मैं इसमें मैं KVL लगाता हूँ तो मैं यहाँ से I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब मेरा I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया मैंने, तो मैं I1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, I1 का वैल्यू V2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो आई कुड इजीली कैलकुलेट द V2 अपॉन I2 विच इज Z0, दैट इज दिस। अगर मेरे को ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है तो दैट ऑल्सो आई कुड इजीली कैलकुलेट। हमें पता है कि ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा मेरा, V2 अपॉन Vs। So if I multiply and divide from the V1, then I could write it as V2 upon V1 into V1 upon Vs. Okay, so this is a voltage gain basically, and this is some factor. So overall voltage gain कितना हो जाएगा, voltage gain upon V1 upon Vs. This is also another important formula which need to be remembered. Okay, AV into V1 upon Vs. That could be easily seen also कि ये kind of इस टर्मिनल का वोल्टेज है V1। ओके, सो यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ZI की टर्म्स में तो मैं आराम से V1 को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैंने V1 बाई Vs का वैल्यू ZI की टर्म्स में इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, और जब मैं उसको पुट करता हूँ तो आई कुड राइट दिस एज दिस ऑल्सो। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन कि वंस यू नो द ZI देन यू डू नॉट हैव टू लुक फर्दर, बट AV और ZI का वैल्यू जब हमारे पास एक बार आ गया तो आई कुड ये ओवरऑल वोल्टेज इनको हम आराम से लिख सकते हैं कि AV इंटू ZI अपॉन ZI प्लस RS। और अगर हमारा RS का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाए तो आई कैन से दैट ओवरऑल वोल्टेज गेन वुड बी इक्वल टू द सिंपल वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ओवरऑल करंट गेन के लिए मैं क्या करूँगा, वही बात है कि AI इंटू I1 अपॉन IS। I1 अपॉन IS को आई कुड इजीली फाइंड, IS तो मुझे पता है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ IS को। तो ये मेरा अगर IS है और ये मेरा RS है, मतलब मैंने वोल्टेज सोर्स को इस टर्म्स में लिख दिया, और ये मेरा ZI है, तो आई कुड इजीली राइट फ्रॉम हेयर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। ओके, सो फ्रॉम हेयर आई कुड इजीली राइट द I1 बाई IS, एंड देन व्हेन आई पुट दिस वैल्यू देन आई वुड गेट दिस एक्सप्रेशन कि AIS इज इक्वल टू AI इंटू RS अपॉन RS प्लस ZI। वेयर इज हियर, यहाँ क्या था ZI अपॉन ZI प्लस RS, यहाँ पे क्या RS अपॉन RS प्लस ZI। बट ब्रॉडली इन इक्वेशंस को याद रखो, और अगर हमारा RS टेंड टू इन्फिनिटी करेगा तो हमारा AIS AI के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस जो हमारा हाइब्रिड मॉडल बनाया जिसमें 4 पैरामीटर थे, क्या इसका कुछ जो कि ये रहा, क्या इसका कुछ अप्रोक्सीमेट मॉडल भी अवेलेबल है? तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेट कहाँ कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। हमें पता है कि जो 1/HOE है वो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है, HOE बेसिकली एडमिटेंस है, तो इसको मैं 1/HOE में करता हूँ तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस मिलेगा, आउटपुट इम्पीडेंस मिलता है। और अगर 1/HOE जो है मतलब R0 काइंड ऑफ, वो बहुत बड़ा है, अगर RC पैरेलल RL से मतलब RL डैश से अगर वो बहुत बड़ा है, यह मैं सिंपली कह सकता हूँ कि HOE मल्टीप्लाई बाई RL डैश विच इज दिस इज लेस देन 0.1, तो आई कैन से दैट द अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। तो दिस इज इम्पोर्टेंट
कि अब अगर मेरा एच ओ ई मल्टीप्लाई बाई आर एल डैश अगर वो 0.1 से छोटा है तो मैं अप्रोक्सीमेशन वैलिड करूँगा, और उस अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या करूँगा, बेसिकली एच ओ ई है उसको मैं ओपन सर्किट कंसिडर कर सकता हूँ। और सेकंड चीज़ है कि एच आर ई वाला, हमें पता है कि एच आर ई कितना होता है, वी आई अपॉन वी जीरो। अब हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एम्पलीफायर के लिए वी जीरो तो बहुत बड़ा होता है ना वी आई से, जो हमारा एम्पलीफायर्ड आउटपुट आता है तो दैट इज़ वेरी लार्ज देन वी आई। सो बेसिकली जो एच आर ई होता है ना दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट इज अराउंड व्हाट टू से 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो एच आर ई इंटू वी सी, जो कि ये वाला जो एच आर ई इंटू वी सी, उसको हम नियरली 0 मान सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल आता है ना, ये आता है दैट इज़ वाइडली यूज्ड विच सेफली कैन बी यूज्ड। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो भी हम सेफली इसको यूज कर सकते हैं। एच आई आई बी, यहाँ पे एच एफ ई टाइम्स आई आई, दिस आई बी, आई को आई इज इक्वल टू आई बी है, ठीक है, और यहाँ पे एच आई है। सो दिस मॉडल नीड टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट इवन आई वुड से। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एच एफ ई इज बेसिकली बीटा करंट गेन, एच एफ ई इज इक्वल टू बीटा। तो इसको मैं, और जो एच आई ई होता है दैट इज इन आर ई मॉडल नियरली इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, और मैं कह सकता हूँ कि बीटा इंटू आर ई। सो आई कुड अल्टरनेटिवली ऑल्सो राइट इट एज, हालांकि हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीटा प्लस 1 आर ई बीटा आई बी, ठीक है। तो दैट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, इम्पोर्टेंट नीड टू बी रिमेंबर्ड। तो रिकैप हम कर सकते हैं यहाँ से कि हम किस तरीके से हमारा करंट गेन है उसको लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला आया हमारा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और अगर हमें कॉमन एमिटर से कॉमन बेस में जाना है तो उसके लिए भी कुछ वो होती है कि अगर हमको कॉमन एमिटर का पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एच आई ई, एच एफ ई, एच ओ ई और एच आर ई, अगर हमें ये सब दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बेस का किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी, पहली बार तो ये सारे जो कॉमन एमिटर के दिए हुए हैं ना उनको हम 1 एच एफ ई से डिवाइड कर दो, इन दोनों को तो 1 2 3 इनको तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। और जो हमारा आर बी है ना रिवर्स वाला, उसमें कितना हो जाएगा, एच आई ई मल्टीप्लाई बाई एच ओ ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई तो होगा माइनस एच आई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, कॉमन बेस से कॉमन कलेक्टर में भी जा सकते हैं, वही है 1 अपॉन एच बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस एक्सप्रेशंस जस्ट लुक वंस केयरफुली and you will be remembering them, just no need to much mug up। और कॉमन कलेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, एच आई सी जो होता है ना वो तो एच आई के बराबर ही होता है, एच आर सी इसका 1 होता है। देखो दो पैरामीटर तो इसके बराबर ही होते हैं, एच आई सी इज इक्वल टू एच आई और एच ओ सी इज इक्वल टू एच ओ, ये दोनों तो बराबर ही होते हैं। और एच आर सी जो होता है वो 1 होता है, और जो एच एफ सी रहा वो उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1 प्लस एच एफ ई। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। और अनदर पैरामीटर विच वी सी, तो आर ई का इफेक्ट क्या था, पहली बार तो ये क्या कर रहा है, जेड आई को बढ़ा देता है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, हैंस बाईपासिंग द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द। हमने पहले देखा था कि इसकी वजह से इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जा रहा था। और दूसरी बात क्या था, इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए जिसको यूज करते हैं। तीसरी बात क्या था, इसकी वजह से क्या होता है, गेन कम हो जाता है, दैट्स वाई इट इज इन द AC it is bypassed. Simply RE is undesirable in the AC analysis, hence इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। जो RE है ना, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट इन द AC, सिंपल बात ही है, ठीक है। हालांकि उसको लेके भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जो कि एक एम्पलीफिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, AI एंड AV आर नेगेटिव विच इंडिकेटिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। But the other configuration, common base or common collector, there is no such phase shift, which means the output and input are in the same phase. Common collector, which is also called as the emitter follower. Let's discuss its analysis. तो कॉमन कलेक्टर को हम इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, आर ई से आउटपुट लेते ही हैं। तो इसका हम सबसे पहले ए सी इक्वलेंट बनाया स्टेप नंबर 1 में, तो हमारा ये ए सी इक्वलेंट आ गया। ए सी इक्वलेंट से स्टेप नंबर 2 में हमने इसका हाइब्रिड इक्वलेंट मॉडल बनाया, तो वो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या क्या पॉसिबल है, पहली बार तो इसका अप्रोक्सीमेशन आउटपुट वाला देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा था कि एच ओ सी इज इक्वल टू एच ओ ई। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमने एच ओ ई में अप्रोक्सीमेट किया था उसी तरीके से हम एच ओ सी का भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, विच वॉज वॉट, विच इज इफ द एच ओ सी मल्टीप्लाई बाई आर एल डैश इज कमिंग लेस देन इक्वल टू 0.1, then we can say that approximation is valid, okay, and HOC could be open circuited. However, when it comes to this arrangement, तो HRC का वैल्यू जो पहले HRE था, HRE उसका वैल्यू बहुत छोटा था, कितना था, 2.5 टाइम्स 10⁻⁴, ओके, लेकिन यहाँ पे HRE का वैल्यू 1 है, ओके, तो HRE का वैल्यू 1 है तो HRE VC इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आता है ना, जो बेसिकली ये आता है, ठीक है, ये वाला टर्म बेसिकली इसमें आता है। तो यहाँ से ये पूरा इसका इक्विवेलेंट मॉडल हो गया काइंड ऑफ HRC इंटू VEC, ये विच इज जिसको VEC लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि HRC का वैल्यू तो 1 होता है, और HFC इज इक्वल टू कितना हो जाता है, HFC टाइम्स IB, ओके, और यहाँ से हम आराम से AI का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AI कितना होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, -IE टाइम्स अपॉन IB, तो इसको लिखूंगा तो HFC, ये हमारा इसका इनपुट करंट का करंट गेन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड नंबर पे मैं इनपुट इम्पिडेंस फाइंड कर लेता हूँ, V1 अपॉन IE, क्या है V1, ये रहा V1 अपॉन IE, आई कितना मेरा IB है, तो सिंपली मेरा कितना हो जाएगा, VBC अपॉन IB, ये मेरा इनपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। तो मैं अगर इस पूरे लूप में इसमें KVL लगाता हूँ तो आई कुड राइट दिस इक्वेशन, IB HRC एंड VEC की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं इतना लिख सकता हूँ बाई सीइंग दैट, और यहाँ से मेरे को VBC अपॉन IB का वैल्यू मिल जाएगा, RI का वैल्यू जो कि ये आ गया। और अगर मेरे पास वंस ये वाली चीज़ आ गई तो मैं वोल्टेज गेन को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली ऑल्सो, क्योंकि मेरे को RI का वैल्यू आ गया और AI का वैल्यू मैंने स्टेप नंबर 1 में फाइंड कर लिया। RL डैश का वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, वोल्टेज गेन का वैल्यू आ गया है। तो अगर मैं इस वोल्टेज गेन को देखता हूँ तो इसका वैल्यू जो है ना वो नियरली 1 आ रहा है आफ्टर पुटिंग द सिंपल द कॉमन और आई वुड से द बेसिक लॉजिक के बाद में इसका नियरली 1 आ रहा है। तो इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ नहीं करते, एंड दिस इज एमिटर फॉलोअर बेसिकली, हैंस द कॉमन कलेक्टर डज नॉट एम्पलीफाई द वोल्टेज, इट कैन बी यूज फॉर द करंट एम्पलीफिकेशन दो। आउटपुट इम्पिडेंस, now at the 4th number let's find the output impedance. So for the output impedance do two things. First is put the source circuit the source, and second open circuit the load, and then look at the output terminal and find the ratio of voltage to the current. So you would easily find this R0. So the common emitter with the RE. So RE is low to maintain the high. तो RE को हम लो, देखो यहाँ पे द कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, आई थिंक कॉमन एमिटर में हमें क्या चाहिए, RE की वैल्यू लो चाहिए ताकि हमें हाई गेन मिल सके। हाउएवर इन अ केस ऑफ कॉमन कलेक्टर RE इज अ लोड बिकॉज वी आर टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम द एमिटर, सो द वैल्यू इज लार्जर यूजुअली। सो AV हाउएवर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है उसका, क्योंकि AV तो ऑलरेडी लो है ना। तो रिमेंबर सम बेसिक फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1 दिस, AV इज इक्वल टू AI टाइम्स RL डैश अपॉन RI, ठीक है। और कि AI से टोटल ओवरऑल करंट गेन कैसे फाइंड करें, दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड। वोल्टेज गेन से ओवरऑल वोल्टेज गेन कैसे फाइंड करें, ये भी। अब आगे हम और डिस्कस मॉडल करते हैं। हमने देखा कि 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है लो फ्रिक्वेंसी मॉडल। लो फ्रिक्वेंसी मॉडल पे 2 मॉडल डिस्कस करते हैं हम, H पैरामीटर वाला ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड होता है लो फ्रिक्वेंसी पे RE मॉडल, ओके, so which we are going to discuss in some time। एंड दूसरे मॉडल होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले मॉडल, विच आर ऑल्सो ऑफ द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज हाइब्रिड पाई मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वाई पैरामीटर मॉडल, दिस इज नॉट डिस्कस्ड हियर। RE मॉडल, RE मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। तो RE मॉडल में अगर मैं एमिटर से किस तरीके से RE मॉडल को डिराइव करता हूँ, लेट्स सी दैट। हमें पता है कि ये वाला जो जंक्शन था ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसको मैं एक डायोड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड दिस इज बेसिकली वॉट, रिवर्स बायस डायोड. सो आई एम बेसिकली पुटिंग दैट एज वोल्टेज करंट सोर्स. कितना करंट आ रहा है इससे, ओके, आईसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा उससे. तो मैंने क्या किया, इसको एज ए डायोड की तरह दिखा दिया, और इसको मैंने क्या किया, एज ए करंट सोर्स की तरह दिखा दिया कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और यहाँ से आई ई करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इफ़ आई सी फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देन आई कुड इजीली फाइंड दैट आई जीरो इज इक्वल टू 1 स्लोप का, तो दैट टेंड्स टू द इन्फिनिटी. तो if I see this, look from the input characteristics and all that, जो मेरा आर ई होता है उसका वैल्यू कितना होता है, आर ई का वैल्यू इफ़ आई सी फ्रॉम हेयर, तो आई कुड इजीली से दैट आई जीरो इज इक्वल टू आई एस सी रेज टू पावर वी डी ईटा वी टी माइनस 1. इसको मैं क्या करूँगा, वी डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आया दिस 1/r e. सिंपली डोंट डू दिस, ऑल दिस स्टेप्स कुड बी रिमेंबर्ड, बट वेरी सिंपल टर्म्स, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. और इवन एग्जैक्ट कि आर ई इज इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई जीरो इज बेसिकली आई सी हेयर. ओके, ईटा वी टी अपॉन आई सी, इसको याद रखो, सिंपल बात है, ईटा वी टी अपॉन आई सी. इवन ईटा को मारो गोली, ईटा को बंद रखो, ठीक है. और टी जनरली जो हमारा होता है ना, वो एम्बिएंट टेम्परेचर 300 केल्विन लेते हैं हम. तो अगर इसको हम पुट करके ये जो वी टी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 26 मिली वोल्ट आता है. तो आर ई का जो सिंपल वैल्यू होता है ना, वो होता है कितना, 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई या फिर आई सी, क्योंकि आई सी और आई दोनों लोग बराबर ही होते हैं. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आर ई का वैल्यू कितना होता है, 26 मिली वोल्ट अपॉन आई सी या फिर 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई. तो बेसिकली आई सी या आई ई कहाँ से फाइंड करेंगे हम, डी सी एनालिसिस से. तो आर ई इज अ बेसिकली फंक्शन ऑफ द डी सी एनालिसिस, दिस इज इम्पोर्टेंट. और फिर इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें आर ई मॉडल ये मिलता है. इसको याद रखना जरूरी है कि आई बी जो इधर वी बी जो कॉमन एमिटर के केस में देख रहे हैं हम इसको, वी बी यहाँ पे बीटा प्लस 1 आ रही, यहाँ पे देखा मैंने बीटा आई बी, यहाँ पे आर जीरो. और अगर मैं कॉमन बेस की बात करता हूँ तो कॉमन बेस में देखो, कॉमन बेस में ये वाला इमीटर है, इमीटर से आई ई जा रहा है. ठीक है, तो मैं अगर आई को इसमें पुट करता हूँ तो सिंपली आर ई लिख सकता हूँ और अल्फा आई यहाँ पे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर मेरे को आर ई मॉडल की ज़रूरत पड़ जाए कभी भी कॉमन, ये तो हमें याद रहता ही. ठीक है, आर जीरो जो होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, इन्फिनिटी की तरह होता है, तो हम उसको ज़्यादा कंसिडर करते नहीं हैं, ज़्यादा केयर करते नहीं, तो सिंपली बात इन दोनों को ही लेते हैं, बीटा आई बी और बीटा प्लस 1 आर ई मॉडल फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का लिए देख लेते हैं. तो हम सबसे नंबर 1 स्टेप में हमने क्या करेंगे, ए सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे. तो हमारा ए सी इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया. और अगर मोर अप्रोप्रिएट टर्म्स में देखें तो ये हमारा ए सी इक्विवेलेंट सर्किट आ गया. अब यहाँ से हम ए सी मॉडल, इसको ए सी मॉडल से रिप्रेजेंट किया मैंने, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे कि बीटा प्लस 1 आर ई और बीटा आई बी. इसको मैं आराम से सोल्व करके मैं आराम से जेड आई का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, इसको सोल्व करके, जो कि कर रखा है मैंने. ठीक है, ये देखो, इस सर्किट को अच्छे से देख लो. और यहाँ से ये पैरामीटर्स दो तीन तरीके से मैंने जेड आई 2 तरीके से फाइंड कर रखा है. जेड आई आ गया, दूसरे नंबर मैंने जेड जीरो फाइंड कर लिया, तीसरे नंबर में मैंने पुट जेड जीरो आ गया मेरे पास. ओके, एंड यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता हूँ कि अगर आर जीरो का वैल्यू 10 आर सी से बड़ा है तो आई कुड राइट जेड जीरो एज दिस, सिंपली नथिंग. करंट गेन कुड इजीली फाइंड आउट. Okay, and then you could easily find the, once you find the current gain which comes in this way, then you can easily find the voltage gain also, overall voltage gain, overall current gain. These parameters could be easily found. Then one question which has been discussed here, तो DC एनालिसिस करो, आई का वैल्यू फाइंड करो या आई सी का वैल्यू फाइंड करो, आर ई का वैल्यू फाइंड करो. आर ई का वैल्यू यू गोट टू नो, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, आर जीरो का वैल्यू भी उसने दिया हुआ है. यहाँ से आप इक्विवेलेंट मॉडल निकाल के रखो. वोल्टेज डिवाइडर मॉडल का भी आप आराम से निकाल सकते हो, ये आ गया. देन डू दिस, कैलकुलेट ऑल दोज पैरामीटर्स. लास्ट थिंग इज हाइब्रिड पाई मॉडल. हाइब्रिड पाई मॉडल भी 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है, इसका ओवरऑल मॉडल ये होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूजफुल है, लेकिन इसको लो फ्रिक्वेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. लो फ्रिक्वेंसी के लिए जब हम यूज करते हैं ना, तो जितने भी हमारे जो इंटरनल कैपेसिटेंस होती है, ये इन सबको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे.
ओपन सर्किट हो जाती है। तो हमारा बेसिकली ये मिलता है हमारा मॉडल कितना, और मैं R0 को भी क्या मान रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ। तो जितने भी ये थे, ये सी पाई, सी म्यू, ये सबको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट माना। जैसे ही मैंने ओपन सर्किट माना तो मेरा जो मॉडल बचता ना वो ये बच जाता, आर पाई यहाँ पे जी एम इंटू वी बी ई, और यहाँ पे R0। ओके, अगर मैं इन दोनों सर्किट्स में कुछ एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूँ तो फर्स्ट थिंग यहाँ से एनालॉजी देखो, आर पाई और जी एम इंटू वी बी ई, जबकि यहाँ पे क्या ना बीटा प्लस 1 RE इंटू बीटा आई बी। ओके, सो लेट्स डिस्कस। तो पहली बार तो मैं आर पाई को मैं कितना लिख सकता हूँ, आर पाई को अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों सर्किट को, तो ये जो आर पाई है आई कुड राइट दैट एज ए बीटा प्लस 1 RE, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। तो मैंने बराबर रखा कि आर पाई इक्वल टू बीटा प्लस 1 RE और लगभग बीटा RE। ओके, सिमिलरली आई कुड राइट जी एम इंटू वी बी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी ऑल्सो। तो वेर इज, तो अगर मैं जी एम इंटू RE, तो जी एम मेरा क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। तो जी एम का वैल्यू कितना, आई से अपॉन वी बी ई। तो ये होता है बेसिकली जी एम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन RE, या फिर RE इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन जी एम। तो ये RE और जी एम में रिलेशन हो गया। जी एम और आर पाई में क्या रिलेशन है, 3 रिलेशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तीनों को। पहला रिलेशन तो ये कि आर पाई इज इक्वल टू बीटा RE या बीटा प्लस 1 RE। दूसरा रिलेशन ये कि जी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन RE या फिर 1 अपॉन जी एम इज इक्वल टू RE। ओके, तीसरा रिलेशन जी एम इंटू आर पाई इज इक्वल टू बीटा। तीनों रिलेशन नीड टू बी रिमेंबर्ड, ये बस 3 ही हमें याद रखने। नंबर 1 दिस कि आर पाई इज इक्वल टू बीटा RE, देन 1 अपॉन जी एम इज इक्वल टू RE, देन जी एम इंटू आर पाई इज इक्वल टू बीटा, दैट्स इट। दोनों को हमने किया तो वही है, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू जी एम इंटू आर पाई। ओके, तो यही है, हम एक दूसरे में किस तरीके से स्विच कर सकते हैं वो भी वी कुड इजीली सी फ्रॉम हेयर, कि हम किस तरीके से RE मॉडल से हाइब्रिड पाई मॉडल पे जा सकते हैं, और वो चीज़ें। अब ये चीज़ें वी कुड इजीली सी फॉर द कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर के लिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, दैट्स इट।